नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जनमन संवाद में आज जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो व्यक्ति राजनीति में बेहद अलग छवि रखते हैं। 3 बार मैहर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 3 अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। हाल ही में बहुजन समाजवादी पार्टी की इन्होंने सदस्यता ली है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं तमाम चर्चाओं के लिए मनीष पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमन संवाद में। नमस्कार मनीष जी, आप चूँकि राजनीतिक परिवार से आते हैं और आपके दादा 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं मैहर से, और आपकी व्यापारिक पृष्ठभूमि रही है, तो राजनीति और फिर व्यापारिक पृष्ठभूमि और फिर से आप राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं। कैसा रहा आपका सफ़र? कैसे सफ़र को देखते हैं अपने? बेसिकली मेरी पढ़ाई जो हुई वो महाराष्ट्र में हुई। पंचगनी करके हिल स्टेशन है, वहाँ मैं पढ़ा लिखा। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, दादाजी एमएलए रहे, 2 बार स्वर्गीय श्री लालजी पटेल, 1 बार उनके ब्रदर मथुरा पटेल जी, 3 बार हमारे घर में राजनीति रही। पर उस समय हम इन सबसे पृष्ठभूमि से दूर थे। मेरा जन्म मैहर में ही हुआ। व्यापार के लिए ज़रूर हम बाहर थे। 2012 से लगातार मैहर में हूँ। मेरा परिवार यहाँ है। उसके पहले मेरा व्यवसाय बॉम्बे में था, जिसके लिए तमाम मैहर में लोग बोलते हैं क्या दस्तखत कराने बम्बई जाओगे? तो बम्बई तो किसी को नहीं जाना पड़ा, लेकिन भोपाल सबको ज़रूर जाना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी है। लेकिन अब चूँकि बिज़नेस एक अलग कम्युनिटी हो गई और चूँकि हमारे विरासत में बोलना चाहिए जन सेवा रही, दादाजी ने की, उनके ब्रदर ने की, कहीं ना कहीं ये हमको लगा कि मैहर में उस तरीके का विकास नहीं आ पाया है जो होना चाहिए, जो मैंने अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदेशों में देखा। और मुझे इस बात का अभाव समझ में आया, जिसके लिए मैं फिर स्वयं को राजनीति में मैंने अपने आप को डाला। क्योंकि बिना पावर के ना प्रशासनिक रूप में आपके सुना जाता है और ना ही आपको कोई फंड एलोकेशन ऐसा होता है कि जिससे आप विकास के कार्य सरकार के माध्यम से करा पाएँ। अभी हाल ही में आपने बीएसपी की सदस्यता ली। इसके पहले आप 2013 में आपने जब आम चुनाव बीएसपी से लड़ा, उसके बाद उपचुनाव आपने कांग्रेस से लड़ा और फिर 18 में आपने निर्दलीय आकर के गोंगापा से आपने सिंबल लेकर के चुनाव लड़ा। नहीं, गोंडवाना का सिंबल नहीं था उसमें। रामनिवास सुलमलिया जी का जो कहना था वो बिल्कुल झूठा नहीं था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में मिला था। 95 सीटों पे गोंडवाना चुनाव लड़ रही थी, बाकी में समाजवादी। आपको चुनाव चिन्ह आरी था? आरी था। और आप ही हाल ही में आपने बीएसपी की सदस्यता ले ली। डेफिनेट। तो 2 प्रमुख दल छोड़ करके बीएसपी में आपकी वापसी हुई है, या फिर कुछ ऐसी वजह है कि आपको राजनीतिक वजह लगती है, या फिर क्या वजह है कि आपने बीएसपी ज्वाइन किया? देखिए, जो फल होता है वो जिस जड़ से निकलता है वो फाइनली उस पेड़ का ही कहलाता है। मेरी राजनीतिक उत्पत्ति जो है वो बहुजन से हुई है। मैं आज जितना भी लोग मुझे जाने वो बहुजन समाज पार्टी के कारण जाने। जब मैं अभी निर्दलीय हूँ और मेरे पास तीनों पार्टियों का विकल्प था, तो मुझे ये लगा कि जिस भाव के लिए मैं राजनीति में आया था वो शायद वो बहुजन समाज पार्टी में रह के ही पूर्ण हो। क्या अंतर समझ में आता है आपको बीएसपी में और बाकी पार्टियों में? क्योंकि बीएसपी बेसिकली एक पार्टी नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, सोच है। उन पिछड़े सोच से दबे हुए लोगों को उठाने के लिए। और इन दोनों दलों में, कांग्रेस बीजेपी में, मैंने जो महसूस किया, ये आपकी पार्टियां जो दोनों पार्टी हैं ये पावरफुल लोगों की पार्टी हैं। पावरफुल इन द सेंस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या मैन पावर में स्ट्रॉन्ग। इस्तेमाल बहुजन के लोगों का ही किया जाता है इनकी रैलीज में, इनके कार्यक्रमों में, लेकिन विकास उन लोग का नहीं हो पाता है। ये दोनों दल में करनी और कथनी में बड़ा हमको अंतर समझ में आया। बीएसपी की अगर बात करें तो कुछ समय से बीएसपी पे ये आरोप भी लगते आ रहे हैं और लोगों की एक सोच बीएसपी के प्रति ये बनी हुई है कि बीएसपी में वही लोग शामिल होते हैं जो धन बल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग या फिर तमाम राजनीतिक या पारिवारिक रूप से बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लोग आते हैं और उन्हीं को टिकट मिलती है। इसकी क्या वजह है, या ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल लगता। आप अपने पड़ोस में देखिए, अमरपाटन लगता है। 2 बाहुबली कह लें उनको या बड़े नेता कह लें, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राम सलामन जी, उनके बीच में हमारे जोन प्रभारी हैं छंगेलाल कोल जी, निरंतर चुनाव लड़ा जा रहे हैं। न तो वो धन से मजबूत हैं, न बल से मजबूत हैं, पर वो लड़ रहे हैं। पर एक आरोप ये भी लगता है, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँ, आप इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने अभी इसे एग्जाम्पल दिया जी
आपके अमरपाटन विधानसभा का छंगेलाल जी का। जी तो ये ऐसे आरोप हमेशा लगते हैं बीएसपी के ऊपर कि बीएसपी दूसरे दलों के साथ साठगांठ अंदरूनी रूप से कर लेती है, जिससे आगे वाले अगले कैंडिडेट को फायदा मिल जाए। क्योंकि तमाम छंगेलाल जी के ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं कि छंगेलाल जब जब चुनाव में आते हैं तब चुनाव राजेंद्र सिंह जी का सीधा नुकसान कर रहे थे वो, पिछले चुनाव भी देखा गया। क्या वजह ऐसा है कि बीएसपी के लोग कहीं ना कहीं दूसरे दलों को फायदा में उठाने के लिए कैंडिडेट उतारती है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो फिर बीएसपी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। अगर आज वो दल एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी आइडियोलॉजी कारण एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज ये कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब चीज़ें ना तो हमारे सामने होती हैं ना आपके सामने होती हैं। ये एक रूमर फैलाया जाता है, वरना छंगेलाल कोल जी से नुकसान ना कहीं तो राजेंद्र सिंह जी का होता है। और लगातार वो लड़ते आ रहे हैं इस दल से, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ दो बार, लगातार वो बीएसपी से लड़ते चले आ रहे हैं। और हर जगह ऐसा, मतलब मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि छंगेलाल कोल जी को ही बोलूँ। ठीक है, इस चर्चा से अपन आपकी चर्चा में जी। है मनीष जी कि मनीष पटेल चुनाव में तो आ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं आप 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसी कोई खामियां गलतियां, ऐसा कोई आपने कोई अपना आकलन किया है कि वो कौन सी गलतियां होती है, वो कौन सी चूक होती है कि वो आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? उस सफलता की तलाश में क्या मनीष पटेल है? 100%। और हार तो उसी की हार होती है जो लड़ना छोड़ देता है, और हार और जीत उसी की होती है जो लड़ता है। तो क्या आपने जीतेगा तो कोई एनालिसिस किया? बिल्कुल एनालिसिस किया। क्या- पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इंजीनियर हूँ, 3 चुनाव लड़ा हूँ, बहुत सारी खामियां हुई हैं मुझसे, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसको मैं, अगर मुझे इस बार मौका मिला तो दूर करूंगा। मौका नहीं मिला, जो हमारा साथी लड़ेगा बीएसपी से, उसको वो गलतियां करने से रोकूंगा जो मैंने गलती की है। एक आरोप और भी मर दिया जाता है जब आप चुनाव में एक्टिव होते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर ये देखा गया है मैया विधानसभा में कि चुनाव के 1 साल पहले मनीष पटेल तेजी से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से एक्टिव रहे हों, घर पे हों, अपने काम कर रहे हों, पर राजनीति में चुनाव में आने के लिए 1 साल पहले मनीष पटेल दिखने लगते हैं, अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, और बाकी 4 साल वो दिखते नहीं है। इसकी क्या वजह है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं 2013 में तो राजनीति में आया पहली बात। ठीक है, 2013 के बाद वापस 2016 लड़ा, 2018 लड़ा, और 2018 से, मतलब 2012 से लगातार तो मैं यहीं ही हूँ, गया कहाँ हूँ। हाँ, बस ये है कि मैं फैक्ट्रियों की दलाली नहीं करता हूँ, फैक्ट्रियों में कोई ठेकेदारी नहीं करता हूँ। राजनीति में कहीं ना कहीं जन सेवा के साथ साथ धन का भी इस्तेमाल होता है। बिना काम के आप कुछ कर नहीं सकते। व्यवसाय के लिए ज़रूर अभी मेरे दमोह में और सागर में काम चल रहे हैं तो जाता हूँ, पर मेरी फैमिली तो यहीं रहती है। ये आरोपों से मतलब इस बात का है कि तमाम राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल या जो भी नेता जो चाहत रखते हैं विधानसभा चुनाव में जाने की, वो लोग तमाम आंदोलन करते हैं, जनसेवा के लिए लोगों से मिलते हैं, संपर्क साधते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। उसमें मनीष पटेल कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे दिखाई देते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा। जब यहाँ हूँ, कोई समस्या है, मैं हमेशा उनके लिए रहा। और जहाँ तक ये बात है आंदोलन की या लोगों की समस्या की, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मेरे ऊपर आरोप है कि मैं नहीं रहता हूँ, पर जो लोग रहते हैं उनने क्या किया? हमारे चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों, आज तक लोगों को मैहर में फैक्ट्रियों में रोजगार तक नहीं दिला पा रहे। आज तक केजीएस फैक्ट्री जो बनी है, वहाँ की बेलदरा हरदासपुर के किसान हैं जिनकी कृषि भूमि है, उनकी भूमि में लीज चढ़ी है, उनको केसीसी नहीं बन पा रहा। इन लोग आज तक वो नहीं हटवा पा रहे। जबकि आप आंदोलन की बात करें तो जब इन्होंने ज़बरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर ली थी केजीएस वालों ने, उस आंदोलन में सबसे आगे हम ही थे। और इसमें राकेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे, तब उनको 16 लाख रुपए एकड़ ज़मीन दिली गई थी। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो नेता आते हैं, कोई भी हों, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के, इन लोग की साठगांठ आप देखेंगे जी 100% फैक्ट्री में है। अब या तो मैं फैक्ट्री में काम करके यहाँ रहूँ और उन्हीं की दलाली खाऊं, फिर उनके खिलाफ सिर न उठाऊं। आज मेरे ऊपर जो आरोप लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि कोई और आरोप मेरे ऊपर लगा नहीं सकते कि मनीष भैया ने किसी का पैसा खाया, किसी की ज़मीन लूटी, कि फैक्ट्री वालों को, लेबरों को पैसा नहीं दिया। आज भी लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए। आप एक व्यक्ति खड़ा कर दे कि मनीष पटेल ने किसी से पैसा दिलवाया हो कि ये काम कराने के लिए आपको इसको पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे न्याय के लिए लड़ रहा हूँ तो मुझे इन लोगों के साथ साठगांठ करने की, मतलब आप इंटरनली काम कर रहे हैं लोगों का, मतलब 100%। वो महिमा मंडन, वो सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स और ये सब, हाँ, वो मैं कभी नहीं करता हूँ। और अभी भी मैं आया हूँ, कोई मैंने ऐसी फ़ोटो नहीं दी। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, ना मैंने किसी पेपर को विज्ञप्ति दी। ये
प्रोपोगंडा कि मनीष को चरित्र पे कुछ नहीं बोल सकते, मनीष को पैसे की रिश्वत के लिए कुछ नहीं बोल सकते, किसी की ज़मीनों की दलाली आपने नहीं की। क्या आरोप लगाओगे आप? आज मयंक जी एकदम सही व्यक्ति हैं तो क्या आरोप लगा देंगे? यही बोलेंगे अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कहाँ से लाते हैं पैसा, ये ब्लैकमेल करते होंगे। मतलब अपने मन की कहानी बनाना यहाँ लोगों के लिए आता है। एक आरोप और भी लगता रहा है आपके ऊपर मनीष जी कि हम पढ़ भी रहते हैं और ये लोगों के बीच चर्चा आम रहती है कि मनीष पटेल, क्योंकि मैहर विधानसभा में कहीं ना कहीं एक जातिगत जो फैक्टर है वो हावी रहता है। हाँ। और आपका झुकाव लोग ऐसा मानते हैं कि एक वर्ग विशेष की तरफ रहता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि ऐसी टिप्पणी, क्योंकि हालांकि एक सोशल, बस वही मैं ये थी आवाज था कि कभी ये बात मुझसे कोई पूछे तो मैं इसका अच्छा से जवाब मैं और जोड़ रहा हूँ कि जी कि 18, क्योंकि हालांकि पुराना समय हो चुका है, पर तब भी एक बात मैं इसको रेफरेंस पे ले रहा हूँ कि 18 के चुनाव में, आम चुनाव में जब आप गोंगापा से चुनाव लड़े तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आपने एक वर्ग विशेष को कुछ ऐसा बोला जिससे आप, ये बात आई थी जो पेपरों में केवल काट के दिखाया गया कि मनीष ने बोला कि ब्राह्मणों से कब धुलाएगा। मैं समझ ये नहीं पाता हूँ कि लोग मेरा पूरा इंटरव्यू आज भी यूट्यूब में पड़ा है, पूरा इंटरव्यू पड़ा है। मैंने ये कहा था मैं किसी वर्ग से नफरत नहीं करता, लेकिन लोग जो उसका आचरण करते हैं उस चीज़ से चिढ़ करता हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी थी। मैं 2013 में जब चुनाव लड़ा था, मुझे चाय ऑफर की गई और बाद में पानी ला के रखा गया, जबकि मैं इंजीनियर लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था। तो मुझे बड़ा उस समय अपमानित लगा। मैंने आपसे चाय मांगी नहीं। अगर आपको मुझसे इस बात से दिक्कत थी तो आपको चाय देना नहीं चाहिए था, दे दिए और आप फिर पानी ला के रखे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बोले कि इसको थोड़ा खंगार के जाना। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है आज के युग में, और ये घटना घटी अकेले के सामने नहीं, सबके सामने। तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा आचरण होगा तो मैं भी उसका प्रारूप वैसा ही करूंगा। आप मुझे सम्मान दे रहे हैं तो मैं आपको गाली तो नहीं दूंगा, पर आप मुझे गाली देंगे तो मैं सम्मान दे नहीं पाऊंगा। मैं बुद्ध जी तो नहीं हूँ इतना। उन्होंने कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति के इस दौर में या फिर राजनीति में इन चीज़ों का चूंकि फर्क पड़ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो लोग समझ जाते हैं कि एक वर्ग विशेष की तरह आपका झुकाव है, तो दूसरे वर्ग के लोग आपसे नाराज रहेंगे क्योंकि चुनाव में। पर इसमें मैं कहाँ गलत हूँ मयंक जी? अगर आप मेरा अपमान कर रहे हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनकी चुनावी रूप से इसमें नुकसान हो जाता है आपको? 100% वो मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, नुकसान हुआ, लेकिन मैंने अपनी आप बीती। क्या आप और आज भी मेरे व्यवसाय में मेरा स्कूल भी चलता है, वहाँ पे प्रिंसिपल भी ब्राह्मण है, वहाँ पे अकाउंट्स के हेड भी ब्राह्मण हैं, वहाँ पे जो मेरा पूरा कारोबार देखते वही ब्राह्मण है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ 2 जाति को मानता हूँ, एक जाति जो 4 पैर में चलती है जानवर, एक जाति 2 पैर में चलती है इंसान। हम बाहर पढ़े हैं, बाहर एजुकेशन लिए हैं, कभी हम लोग को ये सब नहीं सिखाया गया। ये सब मैहर की देन है जो मैहर ने हमको सिखा दिया। पर आज भी मेरे ही स्कूल में जो अपने नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनका छुआछूत लोग मानते हैं, आज वो प्यून है, उनके हाथ की चाय सब पीते हैं, हम पीते हैं, बाकी तमाम लोग पीते हैं। तो मैं इसको नहीं मानता। कार्य कभी भी जाति से नहीं देखना चाहिए। पर राजनीतिक लोगों को इस सब चीज़ों से बचना चाहिए आपके हिसाब से कि ऐसे बयान बात? मुझे लगता है शायद मैं नेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मन की बात ही करता हूँ। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। मैनिपुलेशन करना आपको नहीं आता। इससे काफी मुश्किल खड़ी हो जाने वाली है अगर आप चुनाव में जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की आप सदस्यता लेनी है। हाँ। और लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं एक र्यूमर भी कह लीजिए या फिर कुछ तैयार हो चुका है कि मनीष पटेल अब चुनाव में आएंगे, क्योंकि हर बार आते हैं। नहीं, मैंने सदस्यता ली है, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, किसी न किसी दल में जाता। नहीं, बीएसपी में आमतौर से देखा गया है कि जब भी लोग सदस्यता लेते हैं, चाहे आप हो और शिवा अग्रहरी भी हो, चूँकि आपके साथी हैं, और तो ये 2 लोग जो हमेशा चुनाव में जाते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं। कोई धन बल से मजबूत है, बाहुबल से मजबूत है, पृष्ठभूमि भी इनकी अच्छी है, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने की तैयारी तो आपकी दिख रही है। और ये अगर दिख रही है तो ये आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे जनता आप जान जाएगी। अगर मैं 100% ये बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी के साथ हूँ, कोई पार्टी में सदस्यता लेते वक्त ऐसी बात नहीं हुई कि आपको टिकट दी जाएगी, और ना मैंने टिकट की मांग की है। एक नॉर्मल सदस्यता ली है, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ है, पार्टी हमको मौका देगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेंगी तो जो भी व्यक्ति टिकट लाएगा, सिंबल लाएगा, उसके साथ है। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान कैंडिडेट को होता है जब वो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर जो एक लैंडिंग, जो पैराशूट लैंडिंग होती है, जैसे आप अभी आ गए, आपको टिकट मिल गई, पर वो जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस में जो अपने मैहर का यहाँ पे हमेशा वैसे ही होता चला आ रहा है। कहीं ना कहीं वो लोगों का नुकसान होता है। इसी वजह से वो सामंजस्य नहीं बन पाता। तो आप चुनाव में जाते हैं पर वो लोग आपका उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होगा तो। वोटर ऐसे नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य मैहर का है कि यहाँ पे जितने भी नेता हैं सब
इसी कैटेगरी के हैं। अभी बहुत मनीष पटेल जल्दी, थोड़ा अलग है, अलग कैटेगरी से। हाँ हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि सच बोलने में मुझे कोई आश नहीं। अभी बहुत जल्दी कांग्रेस में भी नई पैराशूट लैंडिंग होने वाली है, तो ये सब चलता रहता है यहाँ पे। तो कुछ जानकारी है ऑनलाइन करने वाला है आपके पास, क्योंकि आप तो काफ़ी एक्टिव रहता है पॉलिटिक्स में, तो आप जल्दी ही पता चल जाएगा। मैयर भी जानता है, आप भी जानते हैं, इंतजार करिए। ठीक है मनीष जी, मतलब जी आप चूँकि आप युवा हैं और अनुभवी भी, अब चूँकि राजनीति का अनुभव तो आपको हो जी। चुका है। मैहर की ऐसी कौन सी मूल समस्या है जिनको आपको लगता है कि ये काम मैहर में नहीं हुआ? मैहर शहर का मुद्दा अलग है, मैहर ग्रामीण का मुद्दा अलग है। मैहर शहर में सन 85 में मैं होश संभालने लायक हो गया था, तब दादाजी जब निर्दलीय विधायक बने थे, दूसरी बार हाँ, विधायक। तब से लेके आज तक की डेट में मुझे मैहर में कुछ परिवर्तन नहीं दिखा। ईमानदारी वाली बात करें, आज भी कटरा में उसी तरह का आप देखें लोगों का सुविधा है। ठीक है। आज भी मैहर शहर के अंदर ट्रैफिक की बड़ी ही विटल समस्या है, आज भी साफ सफाई की बड़ी दिक्कत है, और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। क्योंकि मैहर में पहले जो है चूना भट्टा का अच्छा काम होता था, लोग बाग काम से जुड़े थे, आमदनी होती थी तो लोगों का विकास होता था। अब वो लाइम का काम टोटल हो गया बंद। ठीक है। फैक्ट्रियां जब लगी तो लोगों को लगा कि यहाँ रोजगार मिलेगा, और 100% 3 फैक्ट्रियां रोजगार मिलना चाहिए, पर इसका बेनिफिट नहीं हुआ। और मैं खुले तौर से आपके मन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला, या तो मैहर के लोगों को रोजगार मिलेगा या इन फैक्ट्रियों को ताला बंद करना पड़ेगा, ये निश्चित है बात। क्या डॉक्यूमेंट, कोई विजन डॉक्यूमेंट है आपके पास कि ऐसा काम कर देंगे आप? 100% विजन डॉक्यूमेंट तो रोजगार के। देखिए आज क्या हो रहा है, समझिए हम लोग पॉल्यूशन झेल रहे हैं, गांव वालों की खेती समाप्त हो रही है, इनके क्लिंकर खुलते हैं, उससे डस्ट उड़ती है, तमाम नुकसान हो रहे हैं। मेरे को ये समझना था कि लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, किस बात से डर रहे हैं। और अगर ये जो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 का जो पब्लिक को लालच, बहनों को, माताओं को दिया जा रहा है, वो ना देके अगर घर में एक रोजगार भी मिल जाए 5000 6000 रुपये का, तो 3 पीढ़ी का भला होता है। एक तो उसकी स्वयं की, एक उसके बच्चे जो आने वाले हैं, और एक उसके माँ बाप जो बेचारे बुजुर्ग हो गए। और अगर हमारे यहाँ स्रोत नहीं होता रोजगार का, तो ये बात मैं कभी नहीं बोलता। यहाँ स्रोत है, पर कमी सोच की है। और ये आप भी जानते हैं, तमाम मैहर जानते हैं, चाहे यहाँ के जो भी बड़े से बड़े नेता हों, उन सब की साठगांठ इन्हीं फैक्ट्रियों में है। यहाँ ट्रक सबके पास है, लोगों ने लिया कि हमारी रेता धुलेगी, हमारी गिट्टी जाएगी हमारी ट्रक से, लेकिन ये सारे काम लिमिटेड लोगों के पास है। क्यों ऐसा? ठीक है। क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं आपको, मतलब अगर आप चुनाव में जाते हैं, ठीक है, आप पार्टी में शामिल हुए हैं, पार्टी आपको देखती है कि आप चुनाव में जा सकते हैं, आपको टिकट देती है, और विधानसभा की दावेदारी आप अगर करेंगे या फिर चुनाव जीत जाएंगे, तो क्या चैलेंजेस रहेंगे आपको मैहर में, और क्या सोचते हैं कि मैहर को आप ऐसा बना दें? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। डेवलपमेंट करना है जिसको, जैसे आज आपको अच्छा चैनल चलाना है, तो आपने उसका खाका बनाया, और आज आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। मुझे तो राजनीति कोई मैं की तो होती नहीं है, हम की है। हम में हमारा बाजार है, हमारे लोग हैं, इनसे चर्चा करके सभी जाति वो काम करेंगे, मतलब कोई वर्ग विशेष का काम नहीं करेंगे, तमाम आरोप जो 100%। कोई एक आदमी बोले कि मैं ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करता, एक आदमी आप खड़ा कर दीजिए, एक आदमी, मैं मान जाऊं, एक आदमी, मतलब सबका काम करेंगे। मनीष पटेल अगर चुनाव में आएंगे या विधायक बनेंगे, तो हर जाति का ध्यान रखेंगे, हर वर्ग। इंसानों का ध्यान रखूंगा, साथ साथ जानवरों का भी ध्यान रखूंगा। दो ही तो जाति हैं भगवान ने बनाई, बाकी सब तो इंसान के बनाए हुए हैं। तो चुनाव की तैयारी मनीष पटेल कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? नहीं तैयारी तो नहीं, पर लोगों से मिलना जुलना, संपर्क करना, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। ठीक है मनीष पटेल जी, आपने तमाम राजनीतिक चीज़ों के बारे में हमसे चर्चा की, और हमारे साथ आप स्टूडियो में जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ आज मनीष पटेल, जो कि मैहर से बीएसपी के दावेदार हो सकते हैं, जैसा इन्होंने अपनी पूरी चर्चा के दौरान कहा। हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि आप किस व्यक्ति विशेष को इस मंच पर देखना चाहते हैं, हमें ईमेल और मैसेज के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज़।